हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि विदित है, हम लोगों ने अब तक कक्षा 10 के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के बारे में बात कर लिया था। लेकिन एक रिवीजन के तौर पर जो बातें मान लीजिए कहीं छूट गई थी, उनको भी संकलित करते हुए, इंक्लूडिंग करते हुए, आज मैं प्रश्न श्रृंखला लेकर के आया हूं, जिसमें हर एक प्रकार के प्रश्नों को संकलित किया गया है। और इन प्रश्नों को एक साथ देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जरूर प्रकट होगा कि कक्षा 10 में जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो याद रखिए, कल मैंने बताया था कि भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये सब जो है, और साथ ही साथ पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। आगे है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो इसके बारे में जानकारी कर लिए थे कि इन सब क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के ठंडा होने से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों के नाम बताइए। यानी पूछ रहा है कि कोई दो कारक बताइए जो मृदा निर्माण को निर्धारित करते हैं। तो इसमें कई हैं, जैसे उच्चावच, ऊंचाई मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। उसके बाद जंक शैली है, जो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। जलवायु है, मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। संस्तर, वनस्पति, ये मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर वनस्पतियाँ सड़ती हैं, आपके खेत में मान लीजिए कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक फसल होती है जिसका नाम होता है ढैंचा। उसको बोया जाता है और उसको फिर उसी खेत में सड़ा गला दिया जाता है। तो तमाम प्रकार के अवसादों से, सड़ने गड़ने से जिस चीज़ का अ, मिट्टी में वर्धन होता है, जिसकी बढ़ोतरी होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। यानी ह्यूमस भी मृदा निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। और समय के साथ साथ मृदा परिवर्तित होती रहती है, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो कल हम बताए थे कि भारत में पाई जाने वाली मृदाएं ICAR ICAR के अनुसार 8 प्रकार की हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना मैं बताया था कि जुलाई 1929 में की गई थी। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। तो मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा मुख्य रूप से आपके सिलेबस में है। इसके अलावा पीट मृदा और एक शुष्क मृदा भी होती है। आगे बात करते हैं, वन मृदा की दो विशेषताओं को लिखिए। वन मृदा की दो विशेषताएं पूछ रहा है। तो वन मृदा की पहली विशेषता तो यह है कि यह नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। जो पहाड़ी मृदा होती है उसका निर्माण मोटे कण द्वारा होता है और यह ह्यूमस रहित होती है। आगे मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय मृदा आप लोग जानते हैं, इसका रंग जो है मरुस्थलीय मृदा का वह भूरा होता है, हल्का हल्का लाल होता है। यह रेतीली होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें ह्यूमस ह्यूमस यानी उत्पादन शक्ति, उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें नमी भी
कम मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताया था मैं, सतत एवं पोषणीय विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21, जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो क्या है? ब्राजील की राजधानी है। वहाँ पर जब यह आयोजित किया गया तो वहाँ पर एक एजेंडा 21 घोषित किया गया। अब कहेंगे यह क्या है? तो सुन लीजिए, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान करना होता है। एजेंडा 21 क्या है, इसको याद रख लीजिएगा, और साथ ही साथ पृथ्वी सम्मेलन को याद रखिए, सतत एवं पोषणीय विकास को याद रखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपनी कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि के क्या लाभ है? तो सोपनी मतलब सीढ़ीदार, सोपनी मतलब सीढ़ीदार, अधिकतर मेड़बंदी करके। जैसे ढलानों पर क्या होता है कि पानी जैसे वर्षा होती है मिट्टी को लेकर के नीचे चला आता है, तो ऐसे क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी अधिकतर मेड़बंदी करके, ताकि जो मृदा का बहाव ना हो। तो ऐसा क्षेत्र अपने यहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पहाड़ पाया जाता है, वहां पर होगी ऐसी कृषि। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यह और यह क्या करता है? मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है। सोपनी अथवा सीढ़ीदार कृषि, बात एक ही है। तो इसका लाभ यह होता है कि इससे मृदा अपरदन नहीं होता है, यानी मृदा पानी के साथ बह नहीं पाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बची रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदा दो मानवीय क्रियाएं, ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण क्या है? बार बार सुनते आ रहे हैं, भूमि निम्नीकरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति का कम हो जाना। भूक्षरण, भूमि निम्नीकरण, बात एक ही है। तो इसके दो कारण पूछ रहा है, नीचे लिखा गया है। अति पशुचारण, यानी अगर किसी क्षेत्र में, क्षेत्र की बात छोड़िए, अपने खेत को ले लीजिए, अगर खेत में बहुत ज्यादा पशुचारण किया जाए, पशुओं को चराया जाए, तो पशु के पैर से जो मिट्टी होती है वह उखड़ जाती है और वह हवा के साथ उड़ जाती है अथवा पानी के साथ बह जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अति पशुचारण भी किसी क्षेत्र में वह मृदा निम्नीकरण को बढ़ावा देता है। खनन है, अरे भाई अगर कहीं खनन कर दिया जाए, मिट्टी को निकाल लिया जाए, तो ऊपर की मिट्टी तो गई, तो उसकी उर्वरा शक्ति चली गई। इसका कारण यह है, इसका अभिप्राय यह है कि यह भी जो है भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन, प्रकृति संसाधनों का नष्ट होना, यानी वन अगर नष्ट होते हैं तो वर्षा कम होगी और भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलेगी। अत्यधिक भौम जल का निष्कासन, अभिप्राय यह है कि अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में भूगर्भिक जल जैसे आपके घर नल है, नल से जो जल निकलते हैं वह भूमि के नीचे से निकलता है, इसलिए उसको भूगर्भिक जल कहते हैं, भौम जल कहते हैं। यदि उसका निष्कासन अत्यधिक मात्रा में करें तो आने वाले भविष्य में यह भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण बनेगा, क्योंकि उत्पादन शक्ति वह पानी पर डिपेंड करती है। अब आइए बात करते हैं दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों के बारे में। दीर्घ उत्तर मतलब शायद आप लोगों के सिलेबस में यह है कि जिसका जवाब 60 वर्ण में देना होता है, 60 शब्दों में देना होता है, उसको जो है दीर्घ उत्तर वाले कहते हैं। आइए बात करते हैं संसाधनों के अति पता नहीं क्यों खांसी आ रही बार बार। संसाधनों के अति उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? यानी जब जो प्रकृति हमको दे रही है यदि उसका हम अति उपयोग करें, यानी अत्यधिक उपयोग करें, तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो अत्यधिक संसाधन उपयोग से निम्न समस्याएं प्रकट होती हैं। क्या होता है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको समझिएगा। वनों का ह्रास, वनों का ह्रास यानी क्या है
कि अत्यधिक मात्रा में वनों को काटा जा रहा है, यह समस्या पैदा हो रही है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है। एक संसाधन संपन्न, दूसरा संसाधन विहीन वर्ग है। यानी संसाधन दो वर्ग के लोगों में हो गया है। उदाहरण के लिए आप अपने गांव में देखिए, कुछ लोगों के पास ज़्यादा खेती है और कुछ लोगों के पास कम खेती है। कहने का अभिप्राय यह है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हो गए हैं और कुछ लोगों के पास कम हो गए हैं। यह भी एक प्रमुख समस्या है। तीसरा है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट और भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। यानी जो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में आप लोग जानते हैं दिन प्रतिदिन क्षेत्र की बढ़ोतरी हो रही है, और पर्यावरण प्रदूषण, यह भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण हो सॉरी हाँ, यह भी एक प्रमुख कारण हो रहा है। संसाधन के अदुपयोग से ये सब समस्याएं प्रकट हो रही हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करिए, जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर में क्या अंतर है? कल मैं बताया था, कल मैं आप लोगों को बताया था कि जो जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा होती है वह दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। एक खादर, दूसरी बांगर। दोनों में पूछ रहा अंतर क्या है। तो बताया गया था कि खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा का पानी पहुँच जाता है। यह अधिक बारीक होती है और इसमें बार बार जल पहुँच जाता है, यानी इसका नवीकरण होता रहता है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में यह पाई जाती है। दूसरी है बांगर मृदा। बांगर मृदा यह जो है प्राचीन जलोढ़ मृदा है, यानी इस पर जो है वर्षा का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, यह बार बार नवीकरण नहीं हो पाती है, यह नदी से दूर स्थित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखिए। तो जून 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इसी सम्मेलन में जो व्यापक चर्चा हुई वह सतत एवं पोषणीय विकास की थी। सतत एवं पोषणीय विकास की थी। इसको एकदम याद कर लीजिए, मैं बताया था सतत एवं पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत एवं पोषणीय विकास से हमारा अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है ताकि वह आने वाली पीढ़ी तक के लिए सुरक्षित रहे। मान लीजिए आपके पिताजी संसाधनों का, यानी आपके घर में जो भी प्राकृतिक संसाधन खेत वगैरह है उसको तहस नहस कर दें, बेच डालें या अति दोहन कर लें, उसको बंजर बना डालें, तो उसको तो आपके पास वह सुरक्षित नहीं पहुंचा पाए। यानी उन्होंने संसाधन का सतत एवं पोषणीय विकास नहीं किया। तो पृथ्वी सम्मेलन में इस बारे में विशद चर्चा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें सतत एवं पोषणीय विकास में विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए तथा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी। यानी क्या है कि जो भूमंडलीय मतलब क्या है, वैश्विक, यानी पूरे देश के जो वन है, किसी भी देश के, विश्व के जो भी वन है वह एक का नहीं है, वह सबका है। यानी कोई अपनी मनमर्जी से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास ज्यादातर नहीं कर सकता है। इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व का कारोबार है, पूरे विश्व में जो पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं चल रही हैं वह अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से
लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों को लिखिए। यानी मृदा अपरदन के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए कि यह रुक जाए, मृदा अपरदन ना हो। तो इसके लिए निम्न कार्य हैं। पहला है नदियों द्वारा बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना। जब जगह जगह बांध बना दिया जाएगा तो नदियों का पानी तेज रफ्तार में नहीं बहेगा, और बहेगा तो कहीं जा करके जरूर रुक जाएगा। तो इससे जो है मृदा ज़्यादा मात्रा में नहीं बहेगी, मृदा अपरदन कम होगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। वृक्ष होते हैं अपनी जड़ में मिट्टी को रोके रहते हैं, और इससे जो है मृदा अपरदन नहीं होता है। दूसरा है तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाई जाए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति क्यों लगाई जाए? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिर्फ कांटेदार वनस्पति ही पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ पानी कम होता है। अगर पेड़ की पत्ती बड़ी बड़ी है तो वह ज़्यादा मात्रा में क्या चाहती है? वह ज़्यादा मात्रा में पानी चाहती है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण बहुत ही तेजी के साथ करती है। जबकि अगर कंटीली है तो पत्ते नाम मात्र के होते हैं और कम पानी में भी वह उत्पादन हो सकता है। आगे है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाए। अभी इसको बढ़िया से पता है, सीढ़ी नुमा खेती की जाएगी तो वहां से मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहेगी नहीं, बल्कि इसी मेड़ में आकर के रुक जाएगी, यानी खेत से बाहर नहीं जा पाएगी। अरे भाई, आप लोग देखते हैं घर पे, जहाँ अपने खेत में जब जाते हैं तो अगर आपका कोई खेत बहुत ही उबड़ खाबड़ यानी समतल नहीं है, एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेत में डूढ़ुआ डालते हैं, जिसको कहते हैं डूढ़ुआ, यानी मेड़बंदी करते हैं। वही तो है, सीढ़ीनुमा आकार उसका हो जाता है ना, अगर उसको थोड़ा जूम इन करके देखिए तो। चलिए अगला है मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पर पेड़ लगाए जाए, यानी पेड़ लगाया जाए। मैंने बता दिया, वह जल को बहने नहीं देता है। अगला है शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा बढ़िया समझिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कुल ज्ञात, यहाँ ज्ञान लिखे है, ज्ञात है। कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हो, उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल का आधा भाग, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,88,263 किलोमीटर, वह क्या है, पूरा क्षेत्र है, उसका 50% क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसकी गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। दूसरा है कुल बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाएं। यहाँ एक फसल बोई जा रही थी, यहाँ पर अधिक फसल, एक से अधिक फसल बोई जाए। कुल बोया गया क्षेत्र भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है, यानी 50% से अधिक है। गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर की जाती है। इसकी गणना एक बार बोए गए, इनकी गणना एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। क्लब ऑफ रोम एक संस्था है जिसने 1968 में इसके लिए अपना कदम बढ़ाया। उसी प्रकार 1974 में शुमेकर की एक पुस्तक है स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन की पुनरावृत्ति की। गांधी दर्शन मतलब क्या है कि हस्त कौशल को बढ़ावा दिया जाए, फैक्ट्री पर ज़्यादा आधारित नहीं रहा जाए, कौशल का विकास किया जाए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने सतत एवं पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। 1987 में एक ब्रंटलैंड आयोग बना
जिसने सतत एवं पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। लेकिन इसी सतत एवं पोषणीय विकास को 1992 पृथ्वी सम्मेलन में जोरों के साथ लागू किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, स्पष्ट करिए। स्पष्ट करिए कि कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा निर्माण में उत्तरदायी हैं। पहला है सैल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। शैली, शैली, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना, यानी मृदा में जो भी कार्बन, फास्फोरस, यूरिया जो भी तत्व पाए जाते हैं वह पर्याप्त मात्रा में मिले, यह मृदा निर्माण में अपना योगदान देता है। दूसरा है जलवायु, लंबी अवधि में शैलों का छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलाव, यानी जलवायु प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो है अच्छी फसल होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जबकि जहाँ पर नहीं होती है वहाँ की अनुपजाऊ होती है, रेतीली होती है। उसके बाद पेड़ पौधे, मैंने बताया ह्यूमस का निर्माण पेड़ पौधे से होता है, यह भी अति पशुचारण यह भी प्रभावित करता है। आगे, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। अब क्या करना है आपको, कल मैं एक भारत का मानचित्र दिखाया था, उस मानचित्र को अपनी कॉपी पर बनाना है और उसको दर्शाना है, भारत के मानचित्र को दर्शाना है। तो देखिए पहला पूछ रहा है कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी भारत में फैली हुई है। चलिए आपको मैप दिखाने का प्रयास करते हैं, मैप दिखा देते हैं। मैप आ गया, मैप आ गया, मैप को देख लेते हैं। यह देखिए आपका मैप है। तो पहला है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये देखिए आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, यह गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में, यह पूरा आपका पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या पश्चिमी तट का उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर पूछ रहा काली मृदा, काली मृदा भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा भारत में प्रमुख रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा या राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है वन मृदा, वन मृदा भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, यानी यह देख रहे हैं हरा वाला, या जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और यह जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है वनों के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन पर्यावरण के लिए किस प्रकार जरूरी हैं, इसके महत्व के बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, अब कहेंगे राष्ट्रीय वन नीति क्या है? 1952 में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति जारी की गई थी, वह पर्यावरण के लिए संरक्षित पर्यावरण देने के बारे में थी, जिसका नाम राष्ट्रीय वन नीति रखा गया। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी देश का वन क्षेत्र उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना अनिवार्य होना चाहिए। 33% क्षेत्रफल वन होना चाहिए। भारत में यह क्षेत्र वनों का, सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत में लेकिन यह क्षेत्र मात्र 21% ही है, मात्र 21%
ही है। आगे है वनों का पर्यावरणीय महत्व इस प्रकार है। ये पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए आवश्यक हैं। पादप जंतु और सूक्ष्म जीव वायु की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। वायु में हम सांस लेते हैं, यानी पर्यावरण में जो वन है यह पादप जंतु सबकी गुणवत्ता बनाए रखता है और हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये प्राथमिक उत्पादक हैं तथा सभी जीव इस पर निर्भर हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी प्राथमिक उत्पादक उसे कहते हैं जिसको शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं। जैसे क्या है, यहाँ मान लीजिए कोई घास है, यहाँ कोई घास है, घास को क्या टिड्डा खाता है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को चील खाता है, चील खाता है और चील को बाज खाता है। यह क्या है, एक क्रम होता है। अगर इसमें यही पेड़ ही ना रहे तो यह मर जाएगा, यह मर जाएगा, तो पर्यावरण का जो एक श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, वह प्रभावित होगी और समाप्त हो जाएगी, यानी पूरा जैव जगत ही समाप्त हो जाएगा। वनों में पादपों और जंतुओं की जैव विविधता की रक्षा होती है, जिससे उनकी प्रजातियां बेहतर रूप से पनपती हैं। वनों में आप लोग जानते हैं तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वो वन में ही सुरक्षित हैं, मानव के बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि मानव उनके लिए घातक है और वो मानव के लिए घातक है, और इस प्रकार यह संरक्षण देता है वन। कुछ पर्यावरणीय समस्याओं को बताइए जो कि संसाधनों के अति उपयोग या अनुचित उपयोग के द्वारा सामने आ सकती हैं। तो अगर पर्यावरण का अनुचित उपयोग किया गया तो इसके द्वारा पहली समस्या वह मृदा अपरदन की है। अगर इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा तो मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी और इससे वैश्विक स्तर पर लिख लीजिएगा, वैश्विक स्तर पर प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, जैसे कोयला है उसको ज़्यादा मात्रा में जला दें, धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा। ज़्यादा पेट्रोलियम से हम लोग गाड़ी चलाने लगे, ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो यह सब पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा और जैव विविधता का अभाव हो जाएगा। जैव विविधता का अभाव हो जाएगा कहने का अभिप्राय यह है कि अधिकतर जीव जंतु मर जाएंगे और जो उनकी विविधता है, उनकी संख्या वह कम हो जाएगी। उसके बाद है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये तो हो रहा है, इसको तो हमने पढ़ा है, एक दो बार प्रिंट हो गया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यह जो मैप है इसको घर पे आराम से बनाने की कोशिश करिए, इसको भरने की कोशिश करिए, अपने सब कार्य में इस मैप को बनाइए और इस प्रकार उसको पूरा फिल करिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास बस यहीं पर। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। किसी भी समस्या का सुझाव जानना हो तो कमेंट करिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी जवाब अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।